आज की कहानी है कुछ कहना था तुमसे, जिसे लिखा है मीनू बिस्वास ने। वैदेही का मन बहुत अशांत हो उठा था। अचानक यूं 10 साल बाद सौरव का ईमेल पर बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी, मानो 10 साल पहले हुआ वाकया आंखों के सामने तैरने लगा हो। ठंड की भरी दोपहरी में हाथ पैर सुन्न पड़ते जा रहे थे। वैदेही ना चाहते हुए भी सौरव के विषय में सोचने को मजबूर हो गई थी। क्यों मुझे बिना कुछ कहे छोड़ गया था वो? कहता था, तुम्हारे लिए चांद तारे तो नहीं ला सकता, अपनी जान दे सकता हूँ, पर वो भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरी जान तो तुम में बसी है। और वैदेही हंस के कहा करती थी कितने झूठे हो ना तुम, डरपोक कहीं के। आज भी इस बात को सोच वैदेही के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी, पर दूसरे ही क्षण गुस्से के भाव से पूरा चेहरा लाल हो गया था। फिर वही सवाल, क्यों वो मुझे छोड़ गया था, और फिर आज क्यों याद कर मुझे ईमेल किया है? सामने आए तो 2 थप्पड़ रसीद कर दूं। मन में बेचैनी और सवालों का तांता सा लगा था। वैदेही ने दोबारा मेल खोला और पढ़ा। सौरव ने केवल 2 लाइन ही लिखी थी। I am coming to Singapore tomorrow. Please come and see me. Will update you the time. Give me your number. Will call you. यही पढ़ बेचैन थी और सोच रही थी, नंबर दे या नहीं? क्या इतने सालों बाद मिलना ठीक रहेगा? इन 10 सालों में क्यों कभी उसने मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की? कभी मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ या किस हाल में हूँ, कभी कुछ भी तो जानने की कोशिश नहीं की। फिर क्यों वापस आया है? सवाल तो कई थे, पर जवाब एक का भी नहीं था। जाने क्या सोच अपना नंबर लिख भेजा और आराम कुर्सी पर बैठ सौरव से हुई पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगी। 10 साल पहले फोरम द शॉपिंग मॉल के सामने आर्चर रोड पे एक एक्सीडेंट में वैदेही रास्ते पे पड़ी। कोई अजनबी कार से टक्कर मार गया था। रास्ते पे ट्रैफिक जाम हो रखा था, एक तो बिजी रोड और कोई मदद के लिए भी सामने नहीं आ रहा था। किसी सिंगापुरियन ने हेल्पलाइन में फोन कर इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि फला रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस नीडेड। एम्बुलेंस आने में अभी टाइम था और वैदेही के पैरों से खून तेजी से बह रहा था। रोड पे हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। उसी ट्रैफिक जाम में सौरव भी फंसा था। जाने क्या सोच वो मदद के लिए आगे आया और वैदेही को अपनी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार में हॉस्पिटल पहुंचाया था। वैदेही हल्की बेहोशी में थी, पर वो मंजर आज भी कितना ताज़ा महसूस कर रही थी। सौरव का उसे अपनी गोद में उठाकर कार तक ले जाना, उसके बाद तो वो पूरी बेहोश हो गई थी, पर आज भी उसकी वो लेमन येलो टी शर्ट उसे अच्छे से याद है। वैदेही की मदद करने के एवज में उसे कितने ही चक्कर काटने पड़े थे पुलिस के। विदेश के अपने बचड़े हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, खासकर प्रवासियों की। फिर भी एक भारतीय होने का फर्ज निभाया था, यही बात तो दिल को छू गई थी उसकी। कितना अजीब और पागल सा था, कभी भी कुछ भी कर लिया करता था जब जो उसके मन में आता था। 4 घंटे बाद जब वैदेही होश में आई थी, तब भी वो उसके सिराने ही बैठा था। एक्सीडेंट में वैदेही को ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर फिर भी कहा जाए तो बाल बाल बच गई थी। एक टांग में फ्रैक्चर, कुछ खरोचे और मोबाइल भी टूट गया था। यही कारण था सौरव उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था, ताकि उससे किसी अपने का नंबर ले और इन्फॉर्म कर सके। होश में आने पर वैदेही ने उसे अच्छे से पहली बार देखा था। देखने में कुछ खास तो नहीं था, पर फिर भी एक स्टाइल एंड मैनरिज्म था, कुछ तो अलग ही बात थी। कुछ सवाल करती उससे पहले उसने कितने एहसान जताते हुए कहा था, ओह गॉड, अच्छा हुआ आप होश में आ गई, नहीं तो आपके साथ मुझे भी हॉस्पिटल में रात काटनी पड़ती। एनीवेज, आई एम सौरव।
उसके तेवर देख जानते हुए उसे थैंक यू नहीं कहा था। वैदेही से उसने परिवार के किसी मेंबर का नंबर मांगा, माँ के फ़ोन का नंबर दिया था। उसने अपने फ़ोन से माँ का नंबर मिलाया और उन्हें वैदेही के विषय में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। डॉक्टर से कंफर्मेशन ले अचानक ही हॉस्पिटल से चला गया था। न बाय बोला न कुछ, मन ही मन उसका नाम खड़ूस रख दिया था। उस मुलाकात के बाद तो मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। ना उसने वैदेही का नंबर लिया था, ना ही वैदेही ने उसका। उसके जाते ही वैदेही के माँ और बाबा भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वैदेही ने माँ और बाबा को एक्सीडेंट का सारा ब्यौरा दिया और बताया कैसे सौरव ने उसकी मदद की। 2 दिन हॉस्पिटल में ही बीते और फिर घर वापस आ गई थी। ऐसी तो पहली मुलाकात थी वैदेही और सौरव की। कितनी अजीब सी। वैदेही सोच सोच मुस्कुरा रही थी। सोच तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सौरव के ईमेल ने वैदेही के पुराने सारे मीठे और दर्द भरे पलों को हरा कर दिया था। एक्सीडेंट के बाद 15 दिन का बेड रेस्ट लेने को कहा गया था। नई नई नौकरी भी ज्वाइन की थी तब वैदेही ने। घर पहुंच वैदेही ने सोचा ऑफिस में इन्फॉर्म कर दूं। मोबाइल खोज रही थी, याद आया मोबाइल तो हॉस्पिटल में सौरव के हाथ में था और शायद अफरा तफरी में उसने उसे लुटाया भी नहीं, पर इन्फॉर्म तो कर ही सकता था। ओहो, सारे कांटेक्ट नंबर्स भी गए। वैदेही चिल्ला उठी थी। अचानक तब याद आया कि उसने अपने फ़ोन से माँ को फ़ोन किया था। माँ के मोबाइल में कॉल लॉग चेक किया तो नंबर मिल गया था उसका। तुरंत तब नंबर मिलाया। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसने सौरव से मोबाइल लौटाने का आग्रह किया। तपाक से बोला, फ्री में नहीं वापस करूँगा, खाना खिलाना होगा, कल शाम तुम्हारे घर आऊँगा, एड्रेस बताओ। वैदेही के तो होश ही उड़ गए थे। मन में सोच रही थी कैसा अजीब प्राणी है ये। मोबाइल तो चाहिए था, सो एड्रेस दे दिया। अगले दिन शाम को महाराज हाजिर भी हो गए थे। सारे घर वालों को सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे दिया था और ऐसे घुल मिल गया जैसे सालों से हम सब से जान पहचान हो। वैदेही ये देख हैरान भी थी और कहीं न कहीं एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। बहुत मिलनसार स्वभाव था। माँ, बाबा और वैदेही की छोटी बहन तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सच तो था उसका स्वभाव, आव भाव सब कितना अलग और प्रभावपूर्ण था। वैदेही उसके साथ बहती चली जा रही थी। वह सिंगापुर में अकेले ही रहता था और बेंटले कार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। तभी आए दिन उसे नई कार का टेस्ट ड्राइव करने का मौका मिलता रहता था। जिस दिन उसने वैदेही की मदद की थी उस दिन भी न्यू स्पोर्ट्स कार की टेस्ट ड्राइव पर ही था। उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते थे। अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोज आना जाना होने लगा था। वैदेही के परिवार के सभी लोग उसे पसंद करते थे और शायद धीरे धीरे उसने वैदेही के दिल में भी खास जगह बना ली थी। उसके साथ जब होती तो लगता था ये पल यहीं थम जाए। 15 दिन हर शाम वो वैदेही से मिलने आता। उसके साथ बिताए पल में वो खोई सी रहती थी। वैदेही को यह एहसास हो चला था कि सौरव के दिल में भी वैदेही के लिए कोई खास फीलिंग थी। अब तक उसने वैदेही से अपनी फीलिंग्स कही नहीं थी। 15 दिन बाद वैदेही ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सौरव और वैदेही का ऑफिस आर्चर्ड रोड पर ही पड़ता। सौरव अक्सर वैदेही को ऑफिस से घर छोड़ने आया करता था। फ्रैक्चर होने की वजह से 6 महीने तो केयर करनी ही थी और थोड़ वैदेही को उसका लीव देना अच्छा ही लगता था। रास्ते भर वे बात किया करते। उसकी बातें और वैदेही का उसकी बातों पे हंसना कभी खत्म ही नहीं होता था। आज भी वैदेही को याद है, सौरव ने उसे 2 महीने के बाद वैदेही के 22वें बर्थडे पर प्रपोज किया था। औसतन लोग अपनी प्रियसी को गुलदस्ते या चॉकलेट या रिंग के साथ प्रपोज करते हैं, पर उसने वैदेही के हाथों में एक कार का छोटा सा मॉडल रखते हुए कहा था,
क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी का सफर मेरे साथ करना चाहोगी? कितना पागलपन और दीवानगी थी उसकी बातों में। वैदेही उसे समझने में असमर्थ थी। ये कहते कहते सौरव उसके बिल्कुल नजदीक आ गया था। वैदेही का दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए वह सौरव से अलग हुई। दोनों के बीच एक अजीब मीठी सी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली थी और दोनों की धड़कनें आपस में रोमांटिक बॉल डांस कर रहे थे। कुछ देर तो वैदेही वहीं बुत सी खड़ी रही थी। जब उसने वैदेही का उत्तर जानने की उत्सुकता जताई तो वैदेही ने कहा था, अगले दिन गार्डन बाय द मे में मिलेंगे। और वहीं वैदेही अपना जवाब तब उसे दी। उस रात वैदेही एक पल भी नहीं सोई थी। कई विषयों पे सोच रही थी, जैसे करियर, आगे की पढ़ाई और ना जाने कितने ख्याल। नींद आती भी कैसे, मन में बवंडर जो मचा था। तब वैदेही मात्र 22 साल की तो थी और इतनी जल्दी शादी भी नहीं करना चाहती थी और सौरव भी केवल 25 वर्ष का ही था। पर वैदेही उसे ये बताना भी चाहती थी कि उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी और हाँ, जिंदगी का पूरा सफर उसके साथ ही बिताना चाहती थी। बस कुछ समय चाहिए था उसे। पर यह बात वैदेही के मन में ही रह गई थी, कभी उससे बोल ही नहीं पाई। जैसा कि दोनों ने तय किया था, अगले दिन वैदेही ठीक शाम के 5 बजे गार्डन बाय द मे में पहुंच गई थी। उसने वहां पहुंच सौरव को फोन मिलाया तो फोन ऑफ आ रहा था उसका। वहीं उसका इंतजार करने बैठ गई थी। आधे घंटे बाद फिर फोन मिलाया, तब भी फोन ऑफ आ रहा था। वैदेही बहुत परेशान और विचलित थी, पर उसने सोचा शायद ऑफिस में कोई जरूरी मीटिंग में फंसा होगा। वहीं उसका इंतजार करती रही। इंतजार करते करते रात के 10 बज गए, पर वो नहीं आया और उसके बाद उसका फोन भी कभी ऑन नहीं मिला। 2 सालों तक वैदेही उसका इंतजार करती रही, पर कभी उसने उसे एक भी कॉल नहीं किया। 2 साल बाद माँ बाबा की मर्जी से आदित्य से वैदेही की शादी करवा दी गई। आदित्य एक ऑडिटिंग कंपनी चलाता था। उसके माता पिता सिंगापुर में उसके साथ ही रहते थे। शादी के बाद कितने साल लगे थे वैदेही को उसे भूलने में, पर ठीक से भूल भी तो नहीं पाई थी। कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे हमेशा उसे सौरव की याद आ ही जाया करती थी। आज अचानक क्यों आया है और क्या चाहता है? वैदेही की सोच की कड़ी को तोड़ते हुए तभी अचानक फोन की घंटी बजी। एक अनजाना सा नंबर था। दिल की धड़कनें तेज हो चली थी और वैदेही को लग रहा था, हो न हो सौरव का ही कॉल है। एक आवेग सा महसूस कर रही थी। कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो दूसरी ओर सौरव ही था। सौरव ने अपनी भारी आवाज में, हेलो, इज दैट वैदेही? इतने सालों के बाद भी सौरव की आवाज वैदेही के कानों से होते हुए पूरे शरीर को झंकृत कर रही थी। स्वयं को संभालते हुए वैदेही ने कहा, यस दिस इज वैदेही। न पहचानने का नाटक करते हुए कहा, मे आई नो हु इज टॉकिंग? सौरव ने अपने अंदाज में कहा, यार तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, मैं सौरव। ओह या, वैदेही ने कहा, क्या कल तुम मुझसे मरीना बे सेंट्स होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में मिलने आ सकती हो शाम 5 बजे? सौरव ने कहा। कुछ सोचते हुए वैदेही ने कहा, हाँ तुमसे मिलना तो है ही, विल सी यू टुमारो। कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शायद ज्यादा बात करती तो उसका रोष फोन पर ही सौरव को सहना पड़ता। वैदेही के दिमाग में कितनी हलचल हो रखी थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। ये सौरव के लिए उसका प्यार था
या नफरत, मिलने का उत्साह था या असमंजसता थी, एक मिला जुला मिश्रण भावों का जिसकी तीव्रता सिर्फ वैदेही ही महसूस कर सकती थी। अगले दिन जब वैदेही तैयार हो रही थी सौरव से मिलने जाने के लिए, तभी आदित्य कमरे में आया। वैदेही से पूछा, कहाँ जा रही हो? वैदेही ने पूछा, सौरव सिंगापुर आया हुआ है, वो मुझसे मिलना चाहता है। इतना कह वैदेही रुक गई। कुछ सोच वैदेही ने आदित्य से पूछा, जाऊं या नहीं? आदित्य ने जवाब में कहा, हाँ जाओ, मिलाओ, डिनर पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आदित्य ने अपना पक्ष बहुत सहज तरीके से वैदेही के सामने रख दिया था। इतना कह आदित्य कमरे से बाहर चला गया। आदित्य नाम से तो सौरव को जानता ही था। सौरव के विषय में काफी कुछ सुन रखा था। वह यह जानता था कि सौरव को वैदेही के परिवार वाले बहुत पसंद करते थे और कैसे उसने वैदेही की मदद की थी। आदित्य एक खुले विचारों वाला इंसान था। हल्के जामुनी रंग के ड्रेस में वैदेही खूबसूरत लग रही थी। बालों को ब्लो ड्राई कर बिल्कुल सीधा किया था। सौरव को वैदेही के सीधे बाल बहुत भाते थे। वैदेही हूबहू वैसे ही तैयार हुई थी जैसे सौरव को पसंद था। वैदेही यह समझने में असमर्थ थी कि आखिर वो सौरव की पसंद से क्यों तैयार हुई थी। वैदेही भी एक असमंजसता से गुजर रही थी। स्वयं को रोकना चाहती थी, पर कदम थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैदेही ठीक 5 बजे मरीना बाय सेंट्स के रूफटॉप रेस्टोरेंट में पहुंची। सौरव वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। वैदेही को देखते ही वो चेयर से उठ खड़ा हो वैदेही की तरफ बढ़ा और उसे गले लगाते हुए कहा, सो नाइस टू सी यू आफ्टर अ डिकेड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। वैदेही अब भी एक गहरी सोच में डूबी हुई और एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई एम सरप्राइज टू सी यू एक्चुअली। सौरव भाप गया था वैदेही के कहने का तात्पर्य। उसने कहा, क्या तुमने अब तक मुझे माफ नहीं किया? मैं जानता हूँ तुम्हें वादा कर मैं आ न सका। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वैदेही ने कहा, 10 साल कोई कम तो नहीं होते, माफ कैसे करूं तुम्हें? आज मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। सौरव ने कहा, तुम्हें याद ही होगा तुमने मुझे पार्क में मिलने बुलाया था। उसी दिन हमारी कंपनी के बॉस को पुलिस पकड़ के ले गई थी कुछ स्मगलिंग के सिलसिले में। टॉप लेवल मैनेजर को भी रिमांड में रखा गया था। हमारे फोन, अकाउंट सब सीज कर दिए थे। हालांकि 2 दिन लगातार पूछताछ के बाद महीनों तक हमें जेल में बंद कर दिया था और 2 सालों तक केस चलता रहा। जब तक केस चला बेगुनाहों को भी ये जेल की ही रोटी तोड़नी पड़ी और आखिर जो लोग बेगुनाह थे उन्हें तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया और जिन्हें डिपोर्ट किया गया था उनमें से मैं भी एक था। पुलिस की रिमांड में वो दिन कैसे बीते क्या बताऊं तुम्हें। आज भी सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है, किस मुंह से तुम्हारे सामने आता। इसलिए जब मैं इंडिया पहुंचा ना मेरे पास कोई मोबाइल था ना ही कांटेक्ट नंबर्स थे और मुंबई पहुंचने पर पता चला माँ बहुत सीरियस थी और हॉस्पिटलाइज थी। मेरा मोबाइल ऑफ होने की वजह से मुझ तक खबर भी पहुंचना मुश्किल था। ये सारी चीज़ें आपस में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें सुलझाने का वक्त ही नहीं मिला। और तो और माँ ने मेरी शादी भी तय कर रखी थी। उन्हें उस वक्त कैसे बताता कि मैं अपनी ज़िंदगी सिंगापुर ही छोड़ आया हूँ। उस वक्त मैंने चुप रहना ही ठीक समझा था, या ये कह लो मैं डर गया था माँ को यूँ हॉस्पिटल में देख के। और फिर ज़िंदगी की आपाधापी में उलझता ही चला गया। पर तुम हमेशा याद आती रही। सोचता था कि तुम क्या सोचती होगी मेरे बारे में।
इसलिए तुमसे मिलकर तुम्हें सब बताना चाहता था। काश मैं इतनी हिम्मत पहले दिखा पाता। उस दिन हम जब मिलने वाले थे तब तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? आज बोल दो, क्या बताना था? वैदेही को यह सब जान कर इस बात की तसल्ली हुई थी कि सौरव ने उसे धोखा नहीं दिया था और शायद किस्मत भी एक अहम भूमिका निभाती है हमारे रास्ते तय करने में। वैदेही ने कहा, वो जो मैं तुमसे कहना चाहती थी उन बातों का अब कोई मोल नहीं। वैदेही ने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दफनाने का फैसला किया था। एक मुस्कुराहट के साथ वैदेही ने कहा, लेट्स ऑर्डर सम कॉफी।